जैसा कि हम पढ़ रहे हैं उग्र राष्ट्रवाद के बारे में। आपको मैंने बताया था कि जो कांग्रेस का उदय हुआ है उसका 3 चरण है। पहला है उदारवादी चरण जो 1885 से लेकर 1905 तक का है। दूसरा है उग्र राष्ट्रवाद का उदय जो 1905 से 1919 है। और तीसरा है गांधीवादी चरण जो 1920 से लेकर 1947 है। अगर आप देखेंगे उग्र राष्ट्रवाद का उदय तो ये 20वीं सदी में जो राष्ट्रीय मंच है उस पर उग्र राष्ट्रवाद का हमें जो है प्रभाव दिखाई पड़ता है। लेकिन 1857 के बाद ही इस विचारधारा का विकास क्यों होने लगा, तो उसके उदय के कारण थे। पहला कारण था आपका कि उदारवादी कांग्रेस की जो कार्यप्रणाली है वो असंतोषजनक थी। दूसरा है शिक्षा का विकास। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। और चौथा है विवेकानंद, सरस्वती, दयानंद सरस्वती जैसे भी सुधारकों की विचारों का प्रभाव। और पांचवा है कर्जन की नीतियाँ। ये सारे कारण थे जो उग्र राष्ट्रवाद के उदय का जो है कारण बना। तो हम देखेंगे पहला उदारवादी कांग्रेस की जो कार्यप्रणाली है उससे असंतोष क्यों था। तो कांग्रेस की याचिका और ज्ञापन इत्यादि के आधार पर सुधारों की जो कोशिश की गई उससे जो है क्या है, भारत के जो एक वर्ग था उसमें असंतुष्टि थी। और अपेक्षा के जो युवा कांग्रेसी थे वो इसको भिखमंगी राजनीति कहते थे। वो कहते थे भाई मांगना क्या, जो चीज़ हमारा हक है हमें मिलना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस के पहले चरण में विशेष रियायत प्राप्त करने में ये असफल रही कांग्रेस। फलतः उग्र राष्ट्रवादियों में असंतोष बढ़ता गया और उन्होंने जो है कि एक नई मांगों को लेकर आगे जो है वो बढ़ने लगे। दूसरा है शिक्षा का बहुत तेज़ी से विकास हो रहा था। उस अनुपात में युवकों को रोजगार नहीं मिल रहा था जिससे असंतोष बढ़ता जा रहा था। और इस असंतुष्टि ने उग्र राष्ट्रवाद के उदय का जो है कि कारण बना। फिर आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का भी जो है कि भारत पे प्रभाव पड़ा। जैसे 1896 में इथोपिया के द्वारा इटली को पराजित किया गया। फिर 1905 में जापान के हाथों रूस की पराजय हुई। जैसा कि इंग्लैंड वाले प्रचार करते थे कि पश्चिम का सूर्य कभी नहीं डूबता है, तो इन घटनाओं ने बताया कि नहीं भैया पश्चिम का सूर्य भी डूब सकता है। इसका प्रभाव जो है कि उग्र राष्ट्रवादियों यानी युवा कांग्रेसियों पे पड़ा। फिर तीसरा आप देखेंगे विवेकानंद, सरस्वती, दयानंद सरस्वती जैसे जो सुधारक हैं उन्होंने युवा कांग्रेसियों पर एक बहुत ही अलग प्रभाव छोड़ा जिसकी वजह से ये वर्ग मतलब कि सरकार से लड़ने के लिए तैयार हो गया। पांचवा आप देखेंगे कर्जन की जो नीतियां थी उन्होंने भी उग्र राष्ट्रवाद के उदय के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे कर्जन ने नगर निगम अधिनियम 1819 पारित करवाया। विश्वविद्यालय अधिनियम उसी के समय में पारित हुआ और इन संस्थाओं पर भारतीयों की पकड़ कमज़ोर करने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उग्र राष्ट्रवाद के जो युवा कांग्रेसी नेता थे उनमें जो है इसका प्रभाव पड़ा और वो उग्र राष्ट्रवाद की तरफ बढ़े। फिर साथ ही साथ कर्जन ने 1905 में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए बंगाल विभाजन का निर्णय लिया, जिससे उग्र चेतना का उदय हुआ और ये आग में घी का काम करता है। जैसे 1857 की क्रांति में जो कारतूस था, चर्बी लगे कारतूस थे, उन्होंने आग में घी का काम किया। उसी तरह से कांग्रेस की जो बंगाल विभाजन का निर्णय था उसने जो है क्या किया, उग्र चेतना में के उदय में आग में घी उदय के में आग में घी का काम किया। फिर हम जो है थोड़ा सा आगे हम बढ़ें और देखें कि उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादियों में क्या अंतर है। तो आप देखेंगे कि जो उदारवादी हैं उनकी प्रेरणा का स्रोत क्या था, पाश्चात्य विचार थे। और जो उग्र राष्ट्रवादी है वो भारतीय संस्कृति से प्रभावित हैं। जैसा कि आज भी आप देखते हैं कुछ लोग जो है पाश्चात्य सभ्यता को इतना अच्छा मानते हैं कि उसी में सराबोर हो जाते हैं। और ऐसा आप देखेंगे लगभग 95% से लेकर 98% या 99% तक लोग आज भी आपको दिखाई देंगे कि अंग्रेज़ों ने हमारे साथ अच्छा किया, वो पाश्चात्य सभ्यता से आज भी प्रभावित है। और उसी में कुछ लोग हैं जो भारतीय संस्कृति से प्रभावित हैं और इसकी वजह से आप देखेंगे कि दो विचारधाराएं आज भी भारत में काम करती है। तीसरा आप देखेंगे कि आस्था, जो ब्रिटिश शासन है उदारवादियों की उसमें आस्था थी और ब्रिटिश शासन में जो ये आस्था थी वो ये मानते थे कि जो ब्रिटिश है या अंग्रेज़ हैं वो भारत में उद्धार करने के लिए आए। उसके विपरीत अगर उग्र राष्ट्रवादियों की बात करेंगे तो वो ब्रिटिश शासन में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, वो स्वराज की मांग करते थे।
उनकी आस्था जो है ब्रिटिश शासन में बिल्कुल नहीं थी उग्र राष्ट्रवादियों की। जो उग्र उदारवादियों का लक्ष्य है वह स्वशासन तक ही सीमित था, लेकिन उग्र राष्ट्रवादियों का लक्ष्य था स्वशासन। लक्ष्य को लेकर दोनों में विशेष अंतर नहीं था, यानी दोनों जो है स्वशासन की ही बात करते थे कि भाई हमारा शासन होना चाहिए। फिर कार्यप्रणाली अगर आप देखेंगे तो उदारवादियों की जो कार्यप्रणाली है वो लोकतांत्रिक तरीके से है। यथा ज्ञापन देना, प्रार्थना पत्र देना इत्यादि के द्वारा सरकारों से सुधार की जो मांग करते थे। वहीं पे उग्र राष्ट्रवादियों को अगर आप देखेंगे तो उनका जो तरीका था उग्र लोकतांत्रिक था। स्वदेशी, बहिष्कार, लगान न देना, धरना प्रदर्शन इत्यादि। आज भी आप जो है कि देखते हैं क्या होता है कि जो भारत की राजनीति है उसमें दो विचारधाराएं काम करती है। एक कहती है भैया सरकार से ज्ञापन दीजिए, सरकार से प्रार्थना करिए, वो सरकार से जो है इस तरह की मांगें करते हैं। वहीं पे अगर उग्र राष्ट्रवादियों की बात करें, यानी एक वर्ग की अगर ऐसी बात करें तो वो उग्र लोकतांत्रिक। अभी आपने जेड का जो है कि आंदोलन देखा, जो आप यहाँ पे जो है कि आप देख रहे थे जो जंतर मंतर पे हुआ है सुधारों की मांग को लेकर कि भाई नीट का पेपर लीक हुआ, 14 बच्चों ने जो है सुसाइड किया, या जो है कि इसी तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग धरना प्रदर्शन इत्यादि के द्वारा सरकार पे दबाव डालने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों तरीके जो है दोनों में अलग अलग थे, उदारवादियों और उग्र राष्ट्रवादियों में। आपको मैंने बताया है कि जो उदारवादी चरण है वो 1885 से लेकर 1905 तक है, और जो उग्र राष्ट्रवादी चरण है वो 1905 से लेकर 1919 तक है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और लोगों को मेरी बातें समझ में आए और उनका भी भला हो। क्योंकि हम जो यूपी पीसीएस है उसको ध्यान में रख के पूरा कंप्लीट हिस्ट्री मैं करवा रहा हूँ। इसके साथ ही साथ और भी जो सब्जेक्ट है उसको भी मैं पूरा कंप्लीट करवा दूँगा। तो मिलता हूँ आप लोगों से दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।